कल की क्लास में शायद समझ में आए कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों कहते हैं। वैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग तो जनरली हम कहते ही हैं। बेसिकली बीएफ स्किनर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। हाँ, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी उन्होंने किताब लिखी और उसी किताब के अंदर उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, बेसिकली पेश किया एक्चुअली, है ना, प्रस्तुत किया या पेश किया एक्चुअली में। देखिए जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है इसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, और दूसरी तरफ अजमल ने कहा कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस या लॉ ऑफ इफेक्ट से एक्चुअली में, थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, बेसिकली ये सीखने का वो तरीका है जिसमें रिवार्ड यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू हम कोई बिहेवियर को सिखाते हैं या कोई बिहेवियर को एक्सटिंक्ट कराते हैं बेसिकली, है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हम एक्चुअली में रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट के माध्यम से किसी चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो चीज रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट मिलता है उसके मिलने से जाहिर है कि हम लोग पिछले एक सप्ताह से बात कर रहे हैं कि जब रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, हम व्यवहारों की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, अर्थात ऐसा व्यवहार हम बार बार प्रस्तुत करना चाहते हैं बेसिकली। और जिन व्यवहारों के प्रस्तुत करने से पीड़ा की अनुभूति होती है अर्थात दर्द महसूस होता है, ऐसे बिहेवियर को करने से हम क्या होते हैं, ऐसे बिहेवियर को हम करने से बचते हैं बेसिकली। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर का मतलब हुआ कि जिन काम को करने से खुशी और आनंद की अनुभूति हुई ऐसी काम को हम बार बार दोहराना चाहते हैं, और जिन कामों को करने से एक्चुअली में दुख या पीड़ा की अनुभूति हुई ऐसे काम को करने से हम बचते हैं। दैट इज व्हाई लर्निंग इस बात से हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर से हो रही है कि जो काम किया जा रहा है उससे हमें हमारी बिहेवियर को क्या परिणाम मिल रहा है हमारी बिहेवियर पर, अर्थात इनाम मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, इनाम नहीं मिल रहा है अर्थात पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसके नतीजे में हम ऐसी बिहेवियर को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। इसी वजह से इस कंडीशनिंग को हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर कहते हैं। तो वहां जो है एक्चुअली पावलो की कंडीशनिंग में हम ये चीज नहीं देख रहे थे कि हमें मिल रहा है क्या और मिलने के बाद हम चीजों की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर को नहीं देखा गया, बस स्टिमुलस दिया गया, रिस्पॉन्स कराया गया और उससे कंडीशन करा दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिमुलस दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब रिस्पॉन्स के फलस्वरूप स्टिमुलस दिया गया, रिस्पॉन्स मिला, अब रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट तय करेगा कि लर्निंग हुई कि नहीं। अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो हम बिहेवियर को बार बार प्रोड्यूस करना चाहेंगे, और अगर पनिशमेंट मिला तो हम काम से करने से बचेंगे, ऐसा बिहेवियर करने से बचेंगे, अपने आप को रोकेंगे। और यही होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, अर्थात करने से हमारे व्यवहार पर फर्क ये पड़ा कि हमें खुशी महसूस हुई, आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए हम फिर उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और अगर पीड़ा की अनुभूति होती तो हम वापस उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। इसीलिए हम लोग स्किनर की थ्योरी को SRS थ्योरी कहते हैं। SRS थ्योरी कहते हैं, यानी स्टिमुलस मिलेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अब रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, फिर से उस पर स्टिमुलस किया जाएगा, और पनिशमेंट मिलेगा तो उस पर स्टिमुलस नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि पूरी थ्योरी का केंद्र बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट जो है, वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर है बेसिकली। मतलब
आगे का व्यवहार हमारा इस बात से तय होगा कि आज जो हमने बिहेवियर प्रोड्यूस करी है, इस बिहेवियर की वजह से हमें खुशी की अनुभूति हो रही है कि नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो हम वापस उसको दोहराएंगे, और नहीं हो रही है तो जी, नहीं हो रही है तो नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे। नहीं दोहराएंगे। कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। SRS या SC कुछ बताए थे? SRS पहले स्टिमुलस मिलेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद स्टिमुलस, इसी रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो फर्दर स्टिमुलस होगा, और पनिशमेंट मिलेगा तो बात खत्म हो जाएगी, यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा प्रोसेस। तो ये था बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। अब देखिए, ये बात जो हम लोग कह रहे हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट की बार बार चर्चा कर रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर में भी ये बात निकल करके आ रही है कि जिनको करने से खुशी महसूस होगी, आनंद की अनुभूति होगी, वो चीजें हम बार बार दोहराएंगे, और अगर पीड़ा महसूस होगा तो हम ऐसे बिहेवियर को छोड़ना बंद कर देंगे, एक्चुअली फॉरगेट करेंगे। देखिए, स्किनर का क्या कहना है? स्किनर कहते हैं कि बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस इज लाइकली टू रिपीटेड, and behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated actually। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यानी मतलब क्या कहना जो चाह रहे चीजें हैं? पसंद, खुशी मिलेगा इस या काम को करते हैं, अगर वो पसंद आता है, खुशी और सादमानी का एहसास होता है, तो उस काम को हम बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन जिस काम को करने से हमको दुख पीड़ा का अनुभव होता है, उस काम को हम करने से बचते हैं, उसको बार बार रिपीट करने से कम करते हैं। और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि स्किनर की थ्योरी थॉर्नडाइक की किस लॉ पे आधारित है? किस लॉ पे आधारित है? लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है। चलिए ठीक है। अब तो ये बात आप जानते हैं कि स्किनर के संदर्भ में दो तरीके के हमने पढ़े हैं। मे बी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने दो तरीके की स्टडीज, एक्सपेरिमेंट पढ़ा है स्किनर के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो हमने पिजन बॉक्स पे पिजन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने पढ़ा है, और दूसरा हमने और एक रैट के साथ, रैट के साथ जो है, बिल्कुल रैट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने पढ़ा है। बेसिकली ये दो रेफरेंसेस हमने देखे हैं, और मैं आपसे ये नहीं बताना चाह रहा कि किसमें क्या हुआ, लेकिन मैं कंक्लूसिवली ये बात कह सकता हूँ कि पिजन के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें उन्होंने एक बोर्ड बनवाई, बोर्ड में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह किया, और उसमें कुछ होल बनाए गए जिसमें दाने रखे गए बेसिकली। तो जब जो पिजन है बेसिकली, वो पिजन जब उस पर्टिकुलर जगह पे चोंच मारती है या मारता है तो उसको दाना मिलता है, और अगर वो गलत जगह चोंच मार देती है या मार देता है तो उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? करंट मिलता है। करंट मिलता है, मतलब दर्द होती है, और सही जगह मारता है तो दाना मिलता है, अर्थात खुशी और सादमानी, आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। तो कबूतर ये कोशिश करता है कि वो गलत जगह चोंच न मारे, अगर गलत जगह चोंच मार देगा तो फिर से करंट लग जाएगी, इसलिए कबूतर कोशिश करता है कि सही जगह चोंच मारे जाए, सही जगह चोंच मारे जाए। रैट के साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ, और रैट के साथ भी सेम मैटर्स हुआ। एक्चुअली में रैट के साथ भी सेम मैटर्स हुआ, उनके साथ भी एक पिजन बनाया गया एक्सपेरिमेंट बॉक्स, और उसमें एक्चुअली में जब किसी पर्टिकुलर जगह पे खाना रखा गया, किसी पर्टिकुलर जगह पे पानी रखी गई, और रॉन्ग वे जो था वहाँ एक्चुअली में वो करंट प्रवाह कराई गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कराई गई, और फिर ये कहा गया कि भाई आप देखते हैं चूहा किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, रैट किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो स्किनर ने यह महसूस किया कि चूहा शुरुआत के मरहलों में बहुत अनकॉन्शियसली बिहेव करता है, अर्थात जिधर मन में आता है उधर वो लीवर को प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही एक आध बार लीवर प्रेस किया और झटका लगा, एकदम दिमाग ठिकाने आ गया, अब अगली बार से जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है
तो बड़ी सोच समझ के रिस्पॉन्स कर। नहीं, अगले बार से जो रिस्पॉन्स कर रहा है चूहा वो बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्स कर रहा है, अब अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कि अगर बेटा अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्स किए तो क्या होगा जी, अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्स किए तो क्या होगा, करंट लगेगा, फिर तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये देखा गया कि पिजन भी और चूहा भी दोनों बेसिकली अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स करने से बचते हैं, दोनों गलत बिहेवियर करने से बचते हैं। बेसिकली दोनों कोशिश करते हैं कि राइट वे में बिहेवियर कराया जाए और वहीं पे बिहेवियर करे, वही सही दिशा में बिहेवियर करे जहां बिहेव करने से खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। वरना इधर उधर कर देंगे तो तकलीफ महसूस होगी, पीड़ा महसूस होगा बेसिकली। ये तमाम जो चीजें थी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्किनर की। बेसिकली इनकी थ्योरी से जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली उसका चर्चा किया जाना आज पॉसिबल नहीं होगा, एक क्लास उसके लिए फर्दर जरूरत होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब फर्दर मिलते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है यूजीसी नेट का हम लोग उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आज की सभा और आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो फिर मजीद बात होगी जी। बेसिकली उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने बेसिकली रखा। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है एक्चुअली में ये थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है, उस पर बेस्ड है एक्चुअली में। यही वजह है कि जो पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग का केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट है बेसिकली, वो सेंट्रल पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। यानी कि कोई स्टिमुलस के ऊपर जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स के नतीजे में जो रीइंफोर्समेंट मिलता है या पनिशमेंट मिलता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारी फर्दर रिस्पॉन्सेज होगी कि नहीं होगी। अगर हमने स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स किया और वो स्टिमुलस एक्चुअली प्लीजेंट था, एक्चुअली खुशी और शादमानी का एहसास हुआ, आनंद की अनुभूति हुई, तो फिर उस तरीके के बिहेवियर दोहराए जाने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर उनको परफॉर्म करने से अगर पीड़ा या दर्द का अनुभव होता है या अनप्लीजेंट स्थिति महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे बिहेवियर को दोहराने से बचते हैं, जिसकी वजह से इसको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। मतलब अगला हमारा एक्शन जो है वो हमारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। मतलब पहले वाली जो एक्शन थी वो प्लीजेंट थी या अनप्लीजेंट थी, उसके आधार पर फर्दर एक्शन की चर्चा बेसिकली होगी। बात आगे बढ़े उससे पहले एक बात और भी क्लियर कर दिया जाना जरूरी है। देखिए, रीइंफोर्समेंट का, रिवार्ड का जहां तक चक्कर है, वो सब आप जानते हैं कि पॉजिटिव वे में अगर कुछ परफॉर्म करने पे अगर उसके परिणाम स्वरूप कुछ पॉजिटिव वे में मिलता है हमें, तो हम लोग उसको रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। लेकिन पनिशमेंट का जहां तक संबंध है, पनिशमेंट के संबंध में हम लोग शायद ऐसा मानते हैं कि मारना, पीटना या दंड देना एक्चुअली में पनिशमेंट है। बट स्किनर की जो कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट की, वो इससे अलग है एक्चुअली में। क्योंकि स्किनर कहते हैं कि जो कुछ हम दे रहे होते हैं रिवार्ड के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में रिफत, इमरान और राजीव ने तीनों ने अटेम्प्ट किया। इसमें मान लीजिए कि इमरान जो है उनको फर्स्ट रैंक लाए, वो उनको रिवार्ड दिया गया बेसिकली। दोबारा में एक्चुअली में फिर से टेस्ट लिया गया और उस वक्त कोई और टॉपर निकला जिसको रिवार्ड दिया गया एक्चुअली में। तो चूंकि इमरान को रिवार्ड नहीं दिया गया, अर्थात इनके लिए ये पनिशमेंट है। अर्थात जो रिवार्ड या रिइंफोर्समेंट दिया जाता है उसको होल्ड कर लेना, उसको रोक लेना, एक्चुअली में ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर में वो पनिशमेंट कहलाता है एक्चुअली में। ओके जी, पनिशमेंट कहलाता है एक्चुअली में। बातें समझ में आई? पनिशमेंट किसको कहेंगे? रीइंफोर्समेंट का रोक लेना एक्चुअली में क्या कहलाएगा जी? रीइंफोर्समेंट का रोक लेना पनिशमेंट कहलाएगा बेसिकली।
अब अगर थ्योरी के अंदर अवर्सिव स्टिमुलस का चर्चा हो रहा है, अवर्सिव स्टिमुलस का चर्चा हो रहा है, या अवर्सिव स्टिमुलाई का चर्चा अगर हो रहा है, तब समझिएगा कि दंड दिया जा रहा है, जैसे कि चूहे को या पीजन को एक्चुअली में दंड दिया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे। तो अगर आपको अवर्सिव स्टिमुलस कहा जाएगा, यानी वैसा स्टिमुलस जिसको रिस्पॉन्स करने से दर्द या पीड़ा की अनुभूति होती है, उसको हम लोग अवर्सिव स्टिमुलस कहते हैं। जबकि पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि रीइंफोर्समेंट को विथहोल्ड कर लेना, रीइंफोर्समेंट को रोक लेना, एक्चुअली में वो पनिशमेंट कहलाता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी जी। इतनी सी बात समझ में आई है जी? यस सर। चल आगे का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारे स्किनर के अंदर, वो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। क्या है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली में, है ना? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है? कभी नाम सुना है आप लोगों ने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का? जी, नाम सुना है कभी? नहीं सर। ओके नहीं सर। ओके ओके ओके। सो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली में, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कोई गलत आदत है जो हमने सीख रखी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नशा की आदत है मुझे। जैसे अभी नशा केंद्र सब है, उसको छुड़ाता है। तो मान लीजिए कि नशा करने की आपको बुरी लत लगी हुई है, बुरी आदत लगी हुई है। तो ये बताइए कि अगर एकाएक आपका नशा हम छुड़ा दें, एकाएक आपकी नशा जो है उसको हम रोक लेंगे, तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा? क्या आप आसानी से उन नशा को छोड़ देंगे, या कुछ आपकी बिहेवियर में चेंजेस आएगा? जी, कुछ चेंजेस आएगा? चेंज आएगा सर। कुछ चेंज आएगा। परेशान हो जाएंगे? नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, एरोसेल की स्थिति हो जाएगी, पागल जैसा बिहेव करने लगेंगे। इज इट राइट? मे बी हेल्थ इशू हो जाएगा। डाइवर्ट किया जाता है दूसरे तरफ। जी सर। हाँ, मे बी हम बहुत परेशान हो जाएं, हफाजत हो जाए, मे बी हजार्डस के शिकार हो जाएं, और इस तरीके से बहुत सारी बातें हो सकती है एक्चुअली में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ठीक करने के लिए स्किनर ने एक टेक्निक दिया है, जिसको हम लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के तहत क्या करते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो किसी तरीके की कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीख लिया है, या कॉम्प्लेक्स हैबिट्स है उसके अंदर, या कोई कॉम्प्लेक्स आदत है उसके अंदर, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, जो उसके लिए गलत साबित हो सकता है, हम ऐसी आदत को छुड़ाना चाहते हैं। और ये आसान बात है नहीं छुड़ाना। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक क्या कहता है कि हम आराम से धीरे धीरे आपकी जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसको हम छुड़ा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक चेन स्मोकर है जो भर दिन में 100 सिगरेट पीता है। भर दिन में 100 सिगरेट पीता है, 100 सिगरेट पीता है भर दिन में। अब इसको अचानक से इसके 100 सिगरेट को अगर हम एक दिन रोक दें तो बहुत पागल सा हो जाएगा ये इंसान, नहीं जी? अचानक से हम रोक दें तो नहीं। यस सर। तो अब स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि इनको स्टेप वाइज मैनर्स में कम करिए। जैसे 100 पीने की आदत है ना, तो एक दिन इसको 99 पर लाइए, है ना, 99 पे लाइए, और फिर कुछ दिन तक 99 पे कंटिन्यू कराइए बेसिकली, है ना, 99 पे कंटिन्यू कराइए। फिर 99 पर जब कुछ दिन कंटिन्यू कराएंगे तो फिर 98 पे लेकर के आइए, फिर 98 पे कुछ दिन कंटिन्यू कराइए, फिर 97 पर लेकर के आइए, फिर 97 पे कुछ दिन कंटिन्यू कराइए। और इस तरीके से करते 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 हम कहां तक आ जाएंगे? कहां तक आ जाएंगे? जीरो तक आ जाएंगे। जीरो तक आ जाएंगे। हैं? क्या बोल रहे हो जी? जी अरे भाई क्या बोल रहे हो? बातें समझ में आ रही है?
यस सर। हाँ, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इसमें एक्चुअली में हमने किया क्या, हमने स्टेप वाइज मैनर्स में धीरे धीरे आराम आराम से आपकी जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर थी उसको, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश की। जहां आप 100 पे थे वहां धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर्स में घटाते 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 हम 0 पर लेकर के चले आए, और अब आपकी बिहेवियर को कोई फर्क, जी आपकी बिहेवियर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इस तरीके की टेक्निक को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक कहा जाता है, और इसके नतीजे में हमारी जो बिहेवियर शेप पाती है, हमारी जो बिहेवियर बनती है, हमारा जो बिहेवियर नया तैयार होता है, नई व्यवहार का निर्माण होता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग शेपिंग कहते हैं बेसिकली। सो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक तरीके का टेक्निक है, एक तरीके का मेथड है, एक तरीके की स्ट्रेटजीज है, जिसके माध्यम से हम किसी भी इंडिविजुअल की जो कॉम्प्लेक्स या खतरनाक आदत है या खतरनाक व्यवहार है, हम उनको ग्रेजुअल मैनर्स में धीरे धीरे तरीके से, कर्मित तरीके से हम उस बिहेवियर को ठीक करते हैं। ठीक करने के परिणाम स्वरूप जो हमारा बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर को, उस प्रोडक्ट को हम लोग शेपिंग कहते हैं, और वह शेपिंग करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है, जो मेथड अपनाया जाता है, जो स्ट्रेटजीज अपनाया जाता है, उसको एक्चुअली में हम लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। बातें समझ में आई जी? बातें समझ में आई भाई? सो बेसिकली सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बारे में स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर आर्ग्यूड that the principle of operant conditioning can be used to produce extremely complex behavior if reward and punishment are delivered in such a way as to encourage moving an organism closer and closer to the desired behavior each time. हर बार हम इतना कम करते हैं, इतना सा कम करते हैं कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और धीरे धीरे हम कम कर करके उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो खराब व्यवहार है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं जी, उसको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, बातें बहुत हो गई, हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स यूं दे रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स लार्ज बिहेवियर को ठीक करने की एक टेक्निक है, बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है, एक मेथड है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं एक्चुअली में। और उसके नतीजे में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के नतीजे में जो बिहेवियर हमारा बनेगा, वो जो प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग शेपिंग कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक तरीके का प्रोसेस है, और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक प्रोसेस है, और उसके नतीजे में जो बिहेवियर मिला, दैट मींस शेपिंग क्या है हमारा, शेपिंग क्या है हमारा, रिजल्ट, शेपिंग क्या है, रिजल्ट है, अर्थात प्रोडक्ट है, रिजल्ट है अर्थात प्रोडक्ट है बेसिकली। और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है, एक लाइन में बोलिए तो क्या कहा जाएगा? एक टेक्निक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। हाँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, नहीं जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ठीक करने का एक तरीका है बेसिकली, किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो, उसको ठीक करने का एक तरीका है। इसीलिए अगर आपके आसपास में, घर में कोई इस तरीके की कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ऐड कर लिया है, उससे ग्रसित है, तो आप आराम से धीरे धीरे मैनर्स में, ग्रेजुअली मैनर्स में आप उस बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? यस यस सर, यस सर। तो सर ये जो भी है वो हमारा निगेटिव या तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को सही करके एक अच्छा बिहेवियर का रूप देना इसका मेन मकसद है। यानी इसका ये नहीं हो सकता है कि हम बच्चे में शुरू से ही जो है उसमें अच्छे से अच्छे बिहेवियर देना शुरू करें।
ऑफ कोर्स, और कोशिश भी करते हैं राजीव, एक माता पिता होने के नाते बचपन से कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी प्रशिक्षण और शिक्षा दें, लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे किसी तरीके की गलत बिहेवियर में एड हो जाते हैं। इज इट राइट? यस सर। जी, हम में से कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाने की कोशिश ना करी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एंड टोटली अनफॉर्चुनेट इस तरीके की कुछ ना कुछ बिहेवियर हमारे अंदर एड हो ही जाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है कि अगर ये एक काउंसलिंग का भी तरीका है एक्चुअली में, कि अगर आप जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है काउंसलिंग का, वो इसी बात की वकालत करता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एड हो गया, जो नशा छुड़ाने वाला जितने भी केंद्र हैं वो सब इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सबके सब इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक एक जगह पे लाके फिक्स करते हैं, कुछ दिन कंटिन्यू कराते हैं, फिर वन डाउन करा देते हैं, फिर वन डाउन करा देते हैं। इस तरीके से सामने वाले को पता भी नहीं चलता है, उसको किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी नहीं होती है, और जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो ठीक भी हो जाता है। इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। सो बेसिकली आप इसका इस्तेमाल आप एजुकेशनल प्रोसेस में और अपनी दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं। तो ये था आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और शेपिंग की टेक्निक। मैं वापस एक बार आपको बस एक स्टेटमेंट याद रखने के लिए कह रहा हूं कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक एंड सक्सेसिव approximation is the process whereby the product that is shaping lead to the individual। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक प्रक्रिया है, एक अमल है, जिसके नतीजे में हमारा बिहेवियर बनता है, और जो बिहेवियर बनता है उसको हम लोग शेपिंग कहते हैं, अर्थात व्यवहार में परिमार्जन करने का या तब्दीली लाने का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक तरीके का टेक्निक है, एक तरीके की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं, टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सुनते हैं। टोकन इकोनॉमी, नाम सुना है टोकन इकोनॉमी जी? यस सर। क्या होता है भाई राकेश? यस सर। हाँ जी सर, टोकन इकोनॉमी होता है अपने प्राइमरी गोल को अचीव करना। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको प्राइमरी गोल चाहिए, जैसे किसी क्लास में उसको टॉप करना है, हाँ। तो उसे मतलब छोटे छोटे रिवार्ड दे करके, मतलब उसे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, छोटे छोटे रिवार्ड दे करके उसको टोकन इकोनॉमी दे करके उसे प्राइमरी गोल तक पहुंचाया जाता है। जैसे उसको टॉप करना है तो उसको बोला जाएगा कि अगर तुम क्लास में टॉप करोगे तो तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दिया जाएगा। तो उससे क्या है कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर जैसे जैसे वो मतलब पढ़ता जाएगा, अलग अलग परसेंटेज लाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कभी साइकिल कभी मोटरसाइकिल दे करके, अगर जब वो टॉप कर जाता है तो उसे 4 व्हीलर दिया जाएगा। यानी उसको प्राइमरी गोल को अचीव किया जाएगा, जो उस लड़का का मतलब एम रहेगा कि हमें 4 व्हीलर मिलेगा टॉप करेंगे तो। अच्छा ठीक है भाई राकेश, गुड। हाँ जी होमा। यस सर, यही था अपने जो प्राइमरी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट दिया था बच्चों को, जैसे चॉकलेट वगैरह दे दिया, एक क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी कराना ताकि बच्चे जो अपना उनका अल्टीमेटली गोल है उसको पा सके अच्छे से। ठीक है जी, है सही बात है। देखिए सिंपल, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखिए समटाइम मुझे तो अब आप लोगों ने चिप्स वगैरह खाए होंगे, या पहले चिंगम वगैरह या इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आती थी जिसमें स्टिकर रहता था, नहीं? फिर वो स्टिकर जमा करते थे, कहता था कि इतना स्टिकर जमा करिएगा तो आपको एक डिब्बा मिल जाएगा या एगो फ्री में मिल जाएगा चिप्स आपको। ऐसा वाला कहानी आप लोगों ने सुना है जी? ऐसी वाली कहानी सुनी है? हाँ, वो एक्चुअली में वो है टोकन इकोनॉमी है ना? वो एक्चुअली में टोकन इकोनॉमी है या सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो, है ना? इस जो टोकन इकोनॉमी है उसको हम लोग सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एक्चुअली में इसकी जरूरत कब पड़ती है, पहले इस चीज को समझिए, फिर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। देखिए जब लंबी दूरी तय करनी होती है, कोई लंबा सफर होता है, तो ऐसे सफर में अगर आपकी जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है उसके बारे में अगर कह दिया जाए,
फॉर एग्जाम्पल आप में से एक लड़का था, आप ही की तरह तैयारी करने आया था, और उसने कहा, अपने फादर से कहा कि मतलब मुझे जो है वो शादी करनी है ना। तो उनके फादर्स, उनकी माँ ने सजेस्ट किया कि देखो ऐसा है कि पहले तुम मैट्रिक करो, मैट्रिक करने के बाद हम तुम्हें जो है कि 5 स्टार देंगे, 5 स्टार के बाद फिर तुमने इंटर करना, इंटर पे हमने तुम्हें 7 स्टार देंगे, और 7 स्टार के बाद फिर 12th करोगे, आई मीन 11th और 12th करोगे, फिर तुमको 7 स्टार मिलेगा। इस तरीके से तुम्हारे पास टोटल 19 स्टार होंगे, और जब तुम ग्रेजुएशन करोगे तो तुम्हारे पास 11 स्टार मिलेगा, और टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास 30 स्टार। इसी तरीके से फिर बीएड करोगे तो फिर 30 स्टार देंगे, तो 60 स्टार तुम्हें हो जाएंगे। फिर एमएड करोगे तो उस पे 40 स्टार देंगे, तो 100 स्टार हो जाएंगे। और फिर जेआरएफ कर लोगे तो उस पे 100 स्टार तुमको मिलेगा, और 200 स्टार जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारी क्या कर दी जाएगी जी? उस दिन तुम्हारी क्या कर दी जाएगी? शादी करा दी जाएगी, है ना। अब वो क्या किया लड़का कि कंसिस्टेंट मेहनत करता रहा कि भैया हमको जो है इतना स्टार लाना है, हर एकेडमिक सेशन में इतने स्टार हमको लेने हैं, और इतना स्टार हम पूरा करेंगे तब जाकर के हमें शादी हमारी होगी। तो उसने एक्चुअली में क्या किया कि जो लंबे अरसे का गोल है, उतना दिन तक मोटिवेशन को बरकरार नहीं रखा जा सकता था, तो उतने लंबे अरसे की मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए हमने सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का यूज किया, और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम प्राइमरी रीइंफोर्समेंट तक पहुंचे, और इसी को बेसिकली साइकोलॉजिकल टर्म में हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं। इसी को साइकोलॉजी टर्म में हम लोग टोकन इकोनॉमी कहते हैं एक्चुअली में। एक बच्चा है 5वीं क्लास का, आपसे कहता मैडम हमको टॉफी चाहिए। आप कहते देखो 5 दिन तुम अच्छे से होमवर्क बना के लाओगे, जिस दिन अच्छे से होमवर्क बना के लाओगे तुमको 2 स्टार दिया जाएगा, जिस दिन अच्छे से नहीं बनाओगे 1 स्टार दिया जाएगा, और जिस दिन एकदम खराब बनाओगे 0 स्टार दिया जाएगा। तो जिस दिन तुम्हें 20 स्टार तुम्हारा पूरा हो जाएगा उस दिन तुम्हें एक डेयरी मिल्क दे दिया जाएगा। ये क्या है जो बीच में आपने स्टार दिया बच्चों को, वो क्या था? बीच में जो स्टार दिया गया वो क्या है एक्चुअली में? टोकन इकोनॉमी है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। क्योंकि वो बच्चा जानता है कि भाई प्राइमरी रीइंफोर्समेंट तक पहुंचने के लिए सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और जब तक सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक प्राइमरी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा एक्चुअली में। तो इसको हम लोग कहते हैं also called बिहेवियर मॉडिफिकेशन। नहीं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं है ये। एक्चुअली में एजुकेशनल अटेनमेंट में लंबे अरसे तक बच्चे के मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखें, हमारे लिए ये चैलेंज है। लंबे अरसे तक कैसे मोटिवेशन को बरकरार रखेंगे, ये तो हमारे लिए चैलेंज है ना। तो उनको जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रखने का सिंपल तरीका है कि हम आपको बीच में छोटे छोटे टारगेट देते रहेंगे, छोटे छोटे गोल देते रहेंगे, छोटे छोटे रीइंफोर्समेंट अर्थात सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे, और उस सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के जरिए से हम आपको आपकी प्राइमरी गोल तक, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट तक पहुंचा देंगे बेसिकली। और चूंकि हम डायरेक्टली कहेंगे कि नहीं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट इतना साल के बाद या इस एकेडमिक ईयर्स के बाद मिलेगा, तो बच्चे एजुकेशनल अटेनमेंट में, एजुकेशनल प्रोसेस में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, उतना मोटिवेटेड नहीं रहेगा, उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, उतनी दिली लगाव नहीं रहेगी एक्चुअली में। तो हम क्या करते हैं, उसको लालच में डालने के लिए, उसकी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं बेसिकली। उसी तरीके से आपने फोफी बचपन में खाया होगा, उसमें 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट है। मैं धारक को वचन देता हूं कि 10 बच्चों के बैंक में 10 रुपया अदा करी जाए। जी ऐसा मैंने देखे कि नहीं जी? यस सर, हर एक नोट पर लिखा रहता है। यस सर। तो वो जो बच्चे का होता है बैंक, बच्चे का बैंक है, वो क्या है एक्चुअली में? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है, टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक्चुअली में टोकन इकोनॉमी कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, आपको लगेगा कि टोकन इकोनॉमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं,
लेकिन याद रखिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से अचीव करना चाहते हैं, स्टिपुलेटेड टाइम में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और उसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज सही तरीके से आपकी प्राइमरी गोल अचीव नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा उतना दिन तक इंटरेस्ट नहीं बना पाएगा, उतना दिन तक मोटिवेशन बरकरार नहीं रखेगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, और जब इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों डाइवर्ट कर जाएगा तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अचीव होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। Am I right or not? Am I right or not? Yes. जी, सो बेसिकली इसलिए हमें टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया है साइकोलॉजी के अंदर, कि हम सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट के माध्यम से प्राइमरी रिइंफोर्समेंट तक पहुंचेंगे। सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट बच्चों में मोटिवेशन बरकरार किए हुए रहेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाए हुए रखेगा, और उसके माध्यम से हम प्राइमरी गोल तक पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर, ओके जी सर। सो बेसिकली मैं स्टेटमेंट आपको एक बार दे दूं, ये बातें तो हो गई, समझ में आई होगी, लेकिन स्टेटमेंट देखिए। टोकन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच टारगेटेड बिहेवियर आर रीइंफोर्स्ड विद टोकन। टोकन इकोनॉमी जो है, टोकन अर्थव्यवस्था या झूठी अर्थव्यवस्था जो है, या सीडो अर्थव्यवस्था जो है, वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का सिस्टम है, एक तरीके की प्रणाली है, एक तरीके का निजाम है, जिसमें सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के जरिए से, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम प्राइमरी रीइंफोर्सर्स तक बच्चों को पहुंचाने का काम करते हैं। यानी जो टारगेटेड गोल है, जो एक्सपेक्टेड गोल है, उसको हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के जरिए से अचीव कराने की कोशिश करते हैं बेसिकली। जैसे टोकन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल फेक मनी, पोकर चिप्स, स्टिकर, while the rewards can range anywhere from snakes to privilege or activities. For example, teachers use token economy at primary school by giving young children sticker to reward good behavior, and there is a too much example जी। और अगर बुरा न मानो तो क्लासरूम में जो आप कहते हैं बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्रिएटिव है, बच्चा चूंकि उतना समझदार नहीं है, वरना आप जो वो टेक्निक यूज करते हैं ना, वो सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट ही है। क्योंकि आपके कहला से बच्चा टैलेंट नहीं हो जाता है, आपके कहला से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, आपके कहला से क्रिएटिव नहीं हो जाता है। इज इट राइट और नॉट जी? Yes sir. तो वो भी एक तरीके का सेकेंडरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमिक है, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट है टोकन इकोनॉमी। तुरतुरे वगैरह में देखिए, कभी बैलून डाल देता है, कभी छोटा सा साइकिल डाल दिया, कभी जहाज डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। नहीं, अब बच्चा को पोकर चिप्स, पोकर पे ध्यान नहीं है, अर्थात तुरतुरे वगैरह पे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या मिलेगा इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान है। इज इट राइट? Yes sir. यस सर। सबसे ज्यादा तो सर एक किंडर जॉय करके आता है, जिसमें जिसका दाम अभी 40 रुपीज एभव हो गया है, उसमें कुछ भी चॉकलेट ना के बराबर निकलता है, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसमें जो खिलौना निकलता है उसी के लिए ये करता है, डिमांड करता है, और रेट 40+। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मात्र 5 रुपए का एक क्या आता है, वो तेरा है पर मेरा है। हाँ, रिंग्स आता था, रिंग्स। हाँ, अभी एक नया, मैं जब घर गया था तो उसमें देखा बच्चों को झंझट में फंसा, वो टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा कुछ वो तुरतुरे से आया, तो चूंकि बच्चे पीछे लग गए, अब लेके गया तो चौक पर लेना पड़ा, अब जैसे लोग फाड़ा, रे भाई खाने के पीछे ध्यान दो, उसमें जो जिस मकसद से लिया गया है, हमारा तो मकसद ये था कि कुरकुरे बच्चे खाएंगे, लेकिन जैसे फाड़ा गया उसने उछल दिया, पूरा उछल करके ढूंढ रहे हैं पूरा कि उसमें है कि नहीं, और क्या है एक्चुअली में जी, क्या है एक्चुअली में, इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी। सो एक्चुअली में प्राइमरी पर्पस है तो हमारा, लेकिन उस प्राइमरी पर्पस पर हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के माध्यम से पहुंच रहे हैं, और ये सब के सब टोकन इकोनॉमी है, सीडो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में झूठी अर्थव्यवस्था है, झूठा रीइंफोर्समेंट है। लेकिन ये सच है कि अगर इन झूठे रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में ना किए जाए
तो लंबे अरसे तक बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी मोटिवेशन को बरकरार नहीं किया जा सकता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी यस सर। सो यस सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जी ये जो 5 रुपया वाला जो भी है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो भी है, वट एवर इज कॉल्ड, तो उसमें कंपनी के लिए प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होगा या बच्चा का प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होगा? जो किसका गोल होगा बेनिफिशियरी होगा प्राइमरी? उसके लिए, नहीं बेनिफिशियरी के लिए होगा। वो It means बच्चे के लिए company। है सर, वो ताकि बिल्कुल। वो प्रोडक्ट उसका ज्यादा से ज्यादा बिके और बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो उससे। कंपनी ने तो वही, कंपनी ने तो स्टॉक इकोनॉमी का यूज किया। उसने तो अपना साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी और उसने अपना बिजनेस जमा दिया। जी, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हाँ, वो एक्चुअली ऑडियंस जो है, वो जो बेनिफिशियरी है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की बात है एक्चुअली, है ना? यस सर। ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। कंपनी की तो बिजनेस है और कंपनी ने साइकोलॉजी, टोकन इकोनॉमी का बड़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। हर पर्व त्योहार में, दिवाली, ईद, रमजान, फलाना, होली और कौन कौन त्योहार, हर त्योहार में तमाम तरीके की ई कॉमर्स जो है, तमाम तरीके की ई कॉमर्स जो है, वो सब के सब टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल करता है। जी, सब के सब टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल करता है उसी का। तो ये था आपका टोकन इकोनॉमी। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इसका इस्तेमाल आपको किया जाना चाहिए बेसिकली। मेरे एक मेरे एक उस्ताद हैं, मैं उनको देखता हूँ कभी कभी पढ़ाते हुए, तो मैं उनको क्या देखता हूँ कि वो क्या करते हैं एक्चुअली में। राजीव जी एक MBA इस थ्योरी का अप्लाई जरूर कर रहा है, लेकिन ये थ्योरी एक्चुअली साइकोलॉजी की देन है ना। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम एजुकेशन वाले समझते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि MBA वाले नॉन ह्यूमन हो करके नॉन ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके बावजूद वो देखिए हमसे कितना आगे निकले हुए हैं कॉमर्स के माध्यम में। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मैं एक दिन क्लास में अपनी उस्ताद की क्लास में मैं बैठा। अनफॉर्चुनेट मेरा लैपटॉप उस दिन ऑन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोचा बैठ के क्या करूं, तो क्लास में बैठ गया। तो मैंने देखा कि सर टॉपिक पढ़ाए और पढ़ाने के बाद उन्होंने एक पुर्जा में क्या लिखा आई डोंट नो, एक उनके पास एक छोटा सा पुर्जा था, उन्होंने एक बच्चे को थमा दिया। उसमें क्या लिखा था आई डोंट नो। उन्होंने एक बच्चे को थमाया और उसको कहा कि इसको तुम संभाल करके रखना, जब तुम्हारे सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद ये मुझे वापस कर देना और इसको खोल करके मत देखना। अब आप देखिए कि उसमें सर ने कहा कि ये तुम्हारी अचीवमेंट का एक की है, इसमें ये तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम के बाद पता चलेगा। उस बच्चे ने उसको रख लिया, इस आशा में रख लिया, तो उसमें एक्चुअली में कुछ ऐसी बात जरूर है। और सर ने कहा है नहीं खोलने के लिए तो नहीं खोलना है। प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल क्या है? हम आपको लेकर के बहुत कंसर्न है, हम आपके लिए हम आपको बहुत मानते हैं और आपके अचीवमेंट के लिए हम फिक्रमंद हैं। ये प्राइमरी गोल है हमारी। जब सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ तो सर तो भूल जाते हैं। मैंने एक दिन बुलाया, भाई इधर आओ, वो पुर्जी कहाँ है? तो सर परस में निकाला उसने पुर्जी। यकीन जानिए उस पुर्जी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उस पुर्जी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन पूरी सेमेस्टर में उस पुर्जे ने उस लर्नर्स को, उस स्टूडेंट को एक्चुअली में मोटिवेट, इनकरेज किए हुए रहा। पूरी क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप कर रखी, पूरा इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप कर रखा था। जिस दिन वो बच्चा देखा, उसने देखा कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे टोकन इकोनॉमी का? जी यस सर। सो ये इसकी इफेक्टिवनेस है एक्चुअली में। ना कुछ होते हुए भी इतनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा कर देगा जितना प्राइमरी इन्फोर्समेंट नहीं पैदा कर सकता। लेकिन जाहिर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा प्राइमरी गोल प्राइमरी इन्फोर्समेंट, और प्राइमरी इन्फोर्समेंट आमतौर पे टाइम टेकन होता है, लंबे अरसे का होता है। हमारे लिए चैलेंजेस ये है कि हम इतने देर इंटरेस्ट बना के नहीं रख सकते, हम इतने देर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करके नहीं रख सकते, हम इतने देर बच्चों को मोटिवेट करके नहीं रख सकते बेसिकली। तो हमारे पास टोकन इकोनॉमी है जिसके माध्यम से हम बच्चों को मोटिवेट किए हुए रख सकते हैं और लर्निंग में अच्छे अचीवमेंट देखा जा सकता है। इज इट राइट और नॉट? जी, इज इट राइट और नॉट? सो बेसिकली ये था आपका क्या था भाई? ये
जी टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी कोई साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये नहीं दिया गया सर? स्किनर की थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब स्किनर की बात है एक्चुअली। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, सब बीएफ स्किनर की है। हम लोगों ने सिर्फ कुत्ता बिलाई चूहा करके रह गए, एक्चुअली वे बी एड लेवल पे। लेकिन ये सारी थ्योरी जो है वो बेसिकली स्किनर की थ्योरी से निकल के आ रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट। अब आइए अवर्सिव स्टिमुलस। ए बाबू, अवर्सिव स्टिमुलस, अवर्सिव स्टिमुलस, अवर्सिव स्टिमुलस या स्टिमुला है बेसिकली। अभी अभी हमने आपसे कहा था, थोड़ी आई मीन क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जहां तक पनिशमेंट का इशू है, तो हमने कहा कि स्किनर ने अपनी थ्योरी में पनिशमेंट को का जो डेफिनेशन दिया वो विद होल्डिंग रीइंफोर्समेंट दिया, अर्थात रीइंफोर्समेंट को रोक लेना, रीइंफोर्समेंट को रोक लेना या रीइंफोर्समेंट को एक्चुअली में विथ होल्ड कर लेना, उन्होंने पनिशमेंट कहा है एक्चुअली। जबकि मैंने कहा कि अवर्सिव स्टिमुलस का मतलब वैसी स्टिमुलस है जिसको रिस्पांस किया और रिस्पांस के फलस्वरूप दर्द पीड़ा की अनुभूति हुई, दुख महसूस हुआ। इस तरीके की जो स्टिमुलस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवर्सिव स्टिमुलस कहते हैं। अवर्सिव स्टिमुलस, अवर्सिव स्टिमुलस कहते हैं बेसिकली, है ना। कहता है एन अवर्सिव स्टिमुलस इज द अपोजिट ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस, समथिंग वी माइट find unpleasant or painful actually. So aversive stimulus वैसे स्टिमुलस है जिसमें हमें पीड़ा की अनुभूति होती है, दर्द की अनुभूति होती है बेसिकली। उस तरीके की चीजों को हम लोग अवर्सिव स्टिमुलस कहते हैं। याद रखें, अवर्सिव स्टिमुलस इज नॉट अ पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स withholding the reinforcement, whereas aversive stimulus means something that gives unpleasant status or painful status of an individual. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So, हाँ जी। So unpleasant status जो है वो आपको aversive stimulus वैसी उत्तेजना होती है जो दर्द या से दुख होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, बिल्कुल तकलीफ होती है, परेशानी महसूस होती है। उस तरीके की जो चीजें हैं उसको हम लोग उस तरीके की चीजों को हम लोग अवर्सिव स्टिमुलस कहते हैं बेसिकली। क्लियर है? आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आइए प्रीमैक प्रिंसिपल जी। प्रीमैक प्रिंसिपल, हेलो। हाँ जी सर, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या है? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में जो आपका अंतिम उद्देश्य है, फॉर एग्जांपल आपका अंतिम उद्देश्य है जेआरएफ, फॉर एग्जांपल आपका अंतिम उद्देश्य है यूपीएससी क्रैक करना, है ना। फॉर एग्जांपल आपका अंतिम उद्देश्य है वीसी बनना, आपका अंतिम उद्देश्य है प्रोफेसर बनना, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपना लास्टली जो लक्ष्य रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं बेसिकली। तो जो आपका लास्टली लक्ष्य है वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है ना जी। आप जो कुछ तय कर लें वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ भाई, ये पेनफुल स्टेटस जो है ड्यूरिंग एक्शन में होगा? हाँ ऑफ कोर्स, कोई स्टिमुलस है जिसपे हम रिस्पांस कर रहे हैं और उससे दर्द महसूस हो रही, पीड़ा की अनुभूति हो रही, तो ऐसे जो चीजें हैं वो बेसिकली अवर्सिव स्टिमुलस कहलाती है। क्लियर है? आगे बात करें जी, आगे बात करें। यस सर। सर इसके एग्जांपल्स हाँ, अवर्सिव स्टिमुलस का सर एग्जांपल। भाई एग्जांपल दीजिए अवर्सिव स्टिमुलस का। कितना सारा एग्जांपल हो सकता है? अरे भाई कोई नंगा तार है, आपने छू दिया है, क्या हो रहा है? बिजली का तार। अरे भाई कोई नंगा तार है, आपने छू दिया, उसको दर्द महसूस हुआ। गिलास गर्म थे, आपने छू दिया, हाथ जल गया आपके। दूध गर्म थी, आपने पी लिया, जबान जल गया आपके। कितना सारा एग्जांपल दें यार, इसका भी कोई एग्जांपल होगा हसनैन? अवर्सिव स्टिमुलस में वो तमाम चीजें हैं जिसके करने से, जिसके एक्शन करने से आपको दर्द महसूस होगी, पीड़ा की अनुभूति होगी, सब अवर्सिव स्टिमुलस है।
कितना एग्जाम्पल दे आप सोच सकते तो हैं। सर इसका फायदा ये है कि जी सर। जो है सो पीड़ा होगी तो फिर दोबारा उस चीज को हम नहीं करेंगे। बिल्कुल अवॉइड करेंगे उस तरीके की बिहेवियर को ना। आपने शुरू में ही तो देखा कि जिन बिहेवियर को करने से अनप्लीजेंट महसूस होता है हम ऐसे बिहेवियर को फॉरगेट करना चाहते हैं जी, ऐसे बिहेवियर को करने से बचते हैं। तो पर्पस यही है ना एक्चुअली में अवर्सिव स्टिमुलस का, कि आपके अंदर से जो बिहेवियर है वो गलत बिहेवियर को आपको फॉरगेट करा देना है, रोक देना है एक्चुअली में, आपके होने नहीं देना है एक्चुअली में। आप सोचिए कि अगर वो जो चूहा के साथ या पीजन के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, उस चूहा या पीजन को अगर हम वो आई मीन इलेक्ट्रिक शॉट नहीं दिए होते तो बताइए कि सही रिस्पांस करना सीखता चूहा या वो पीजन जी? पीजन या जो चूहा था वो सही रिस्पांस कर पाता? नहीं ना कर पाता। उसको हम अवर्सिव स्टिमुलस दिए तो उसको डर लगा, उसको चिंता हुई कि गलत जगह अगर हम चोट मारेंगे तो हमें दुख मिलेगा, दर्द मिलेगी, तकलीफ होगा, और उससे बचने के लिए हम सही जगह एक्चुअली में रिस्पांस करेंगे। सो बेसिकली वो अवर्सिव स्टिमुलस है एक्चुअली। क्लियर है जी? यस सर, क्लियर। चलिए प्रीमैक प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रीमैक प्रिंसिपल भाई बताओ, दो चार लोगों से पूछ ले जरा। भाई अब्दुल मतीन, भाई अब्दुल मतीन भाई बताइए, आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं? मेरी कोई एक जिंदगी चीज अचीव करना चाहते हैं? कोई एक बात बताइए जो आप अचीव करना चाहते हैं। बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ सर। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है भाई। एमन बुशरा बताइए। जी सर, एमन बुशरा, हाँ। एक छोटा सा अच्छा जॉब। अच्छा जॉब मतलब बताइए, अच्छा जॉब मतलब? यस सर, टीचर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, ठीक है भाई। अविनाश बताइए। ब्रज किशोर बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। है ना, आप सब बताओ। जी सर। हाँ बताओ। जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर सर। डॉक्टर नाम क्या, डॉक्टर लगाना है। अच्छा, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ठीक है, ठीक है जी। जी है ना, सर। बताओ, है ना, बताओ, है ना। जी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का। सब लोग एकदम गर्दा उड़ा दिया। मेरा भी सर वही था। आपका भी वही मकसद है, ठीक है। अच्छा चलो, एक आदमी को ऐसा बताइए जो इन लोगों से थोड़ा हट करके हो, कोई ऐसा है? अधिकारी सर। अधिकारी बनना है, ठीक है। खुद को सेटिस्फाइड करना है। खुद को सेटिस्फाइड करना है, गुड गुड। अधिकारी बनना है, खुद को सेटिस्फाइड करना, ओके ओके। यहाँ पे ये वे ऐसा है, हाँ, जो हम एजुकेशन का यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक सिंगल वे है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या वीसी आगे तक जा सके। अच्छे, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? प्राइमरी गोल क्या है? इसीलिए सबका गोल वहीं जा रहा है सर, एक ही रास्ते पे जा रहा है। अच्छे, तो इसका मतलब आपका भी गोल वहीं जा रहा है, सीधा घुमा फिरा के आप ये कह रहे हैं? चलिए ठीक है। जी सर, जी ठीक सर। है भाई, ठीक है। अब ये बताइए कि आप सबके मकसद हैं कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अधिकारी बनना है, खुद को सेटिस्फाई करना है और दीगर दीगर चीजें। हम आपको कह रहे हैं कि एक अच्छा फुटबॉलर बनाएंगे जी, आप पास कर जाइएगा तो आपको 4 व्हीलर ले देंगे जी, आप पास कर जाइएगा तो आपको शादी करा देंगे, आप पास कर जाइएगा तो क्रिकेटर बना देंगे, आप पास कर जाइएगा तो आपके लिए मतलब और भी बहुत सारे बिजनेस कर देंगे और भी कुछ कुछ कर देंगे। आप बताइए कि हमारे इस तरीके के रीइंफोर्समेंट से आप ज्यादा प्रभावित होंगे या आपने अपना गोल जो तय किया है उससे ज्यादा प्रभावित होंगे? किस चीजों से आप ज्यादा प्रभावित होंगे? यानी आपको कौन सा चीज, अपना जो गोल है, हाँ आपका जो अपना गोल है, अपना जो गोल है आपका, उससे आप ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि आपको रीइंफोर्स करने का सिंपल तरीका ये है, सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने गोल की याद दिलाई जाए जी,
अपने गोल को याद दिलाया जाए और अपने गोल के लिए आपको आपसे काम करवाया जाए। सिंपल तरीका यही होगा ना, सिंपल तरीका यही होगा ना भाई, बाकी लोग बताओ, सिंपल तरीका यही होगा ना जी। दूसरा एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में क्या है कि जो प्रीमेक प्रिंसिपल है वो डेविड प्रीमेक ने दिया है, लेकिन वो आइडिया जो है वो बीएफ स्किनर से लिया है उन्होंने, डेविड प्रीमेक ने। जो प्रीमेक प्रिंसिपल है वो डेविड प्रीमेक ने दिया है, लेकिन आइडिया जो है वो स्किनर की एक्चुअली में। तो प्रीमेक प्रिंसिपल में क्या है कि कहती हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में एक लीडर को, आई मीन एक टीचर को, एक फैसिलिटेटर्स को उन चीजों को पहचानना चाहिए जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करे, सबसे ज्यादा मोटिवेट करे। यानी बेस्ट रीइंफोर्सर्स को हमें पहचानना चाहिए टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में। कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे को सबसे ज्यादा रीइंफोर्स कर सकती है, सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। हमें टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में उस चीज को अपनाना चाहिए, उस चीज को पहचानना चाहिए और बच्चे को बार बार वही चीज याद दिलाना चाहिए और उन्हीं चीजों पर काम करना चाहिए। इस तरीके की टेक्निक को हम लोग प्रीमेक प्रिंसिपल कहते हैं। यानी प्रीमेक प्रिंसिपल इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द बेस्ट रीइंफोर्सर्स ऑफ द इंडिविजुअल। प्रीमेक प्रिंसिपल वो तरीका है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी अफराद को मोटिवेट करने वाले सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट या बेस्ट रीइंफोर्समेंट की पहचान करते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में लर्नर्स को मोटिवेट करे रखा जाए, उनके अंदर इंटरेस्ट या आई मीन क्यूरियोसिटी या मोटिवेशन डेवलप किए हुए रखा जाए बेसिकली। सो इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रीमेक प्रिंसिपल। बातें समझ में आई जी? बातें समझ में आई? रे भाई बाकी लोग घचाने से बताओ, बातें समझ में आई जी? यस सर। सो बेसिकली ये बेस्ट रीइंफोर्समेंट आइडेंटिटी जो मतलब फाइंड करना है, ये बच्चे का करना है ना? हाँ, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में हमें बच्चों की बेस्ट रीइंफोर्सर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना? बेस्ट रीइंफोर्सर्स को। अब देखिए ना, सिंपल एग्जांपल है ना कि अभी आप लोग कह रहे थे कि सर आप कुछ कहिए, हम नहीं उससे ज्यादा प्रभावित होंगे, हमने जो लक्ष्य तय किया है हम उससे प्रभावित होंगे। यानी कि आपको रीइंफोर्स करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की लायबिलिटी सिखाई जाए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मिलने वाली जो तनख्वाह है, जो उजरत है, जो इज्जत है और जो काम है और जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसकी याद दिलाई जाए, स्टेटस की याद दिलाई जाए, तो सबसे ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। इज इट राइट? इज इट राइट? यस सर। अब आपको जो है कि टीचर्स की लायबिलिटी दिखाई जाए या फिर दूसरे किसी चीज की आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो आप उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे बेसिकली। तो हमें डेविड प्रीमेक का कहना ये है कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में हमें लर्नर्स की जो बेस्ट रीइंफोर्सर्स है, जो सबसे ज्यादा लर्नर्स को रीइंफोर्स कर सकता है, सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, उसकी पहचान करनी चाहिए और उसी की याद दिलानी चाहिए। तो ऐसे में लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी होगी और जो गोल होगा उसको आसानी से अचीव किया जा सकेगा। इज इट ओके जी? इज इट ओके? अरे भाई बताओ, इज इट ओके? चलो ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये है प्रीमेक प्रिंसिपल। अब आइए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक्चुअली देखिए, जो हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं ना, उसके लिए स्किनर ने शेड्यूल दिया है आपको किस तरीके की रीइंफोर्समेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दिया है जिसको हम लोग शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है, किस किस तरीके की शेड्यूल होती है रीइंफोर्समेंट की। देखिए, आमतौर पर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रीइंफोर्समेंट का स्किनर के अकॉर्डिंग, उसमें उन्होंने दो तरीके की बात करी है बेसिकली। एक कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है और एक इंटरवल रीइंफोर्समेंट है बेसिकली, है ना?
और फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं बेसिकली। तो देखिए जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसमें पहला रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो है जी, वो है हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एक्चुअली में आपसे कहा जा रहा है या आपने किसी बच्चे से कहा कि ये टास्क बना के लाओ, एक चॉकलेट देंगे, एक टॉफी देंगे। बच्चे को आपने टॉफी की लालच दी, बच्चे ने गया टास्क बना के लिया है, आपने उन्हें चॉकलेट या टॉफी दे दी। अगला दिन फिर आपने कहा कि बना के लाओ, टॉफी दे देंगे। फिर अगला दिन बच्चे से आपने कहा कि बना के लाओ, टास्क, टॉफी देंगे। इस तरीके से आप करते चले गए, यानी कि हर बार बच्चा एक्शन कर रहा है, हर बार बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, और हर बार आप उसको क्या दे दे रहे हैं, हर बार आप उसको क्या कर दे रहे हैं, हर बार क्या कर दे रहे हैं, आप उसको टॉफी दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। अरे भाई टॉफी तो एग्जांपल दे रहे हैं ना, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कंटीन्यूअस, हाँ रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, लगातार रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। तो इस तरीके की टेक्निक को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। यानी के हर एक रिस्पॉन्स पे आपने बच्चों को लगातार क्या किया, रीइंफोर्समेंट दिया, आपने पुनर्बलन दिया, हर व्यवहार पर पुनर्बलन दिया। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ये हो गया कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब ऐसे में बच्चा छुछुंदर हो जाएगा, लालची हो जाएगा। अब जिस दिन आप चॉकलेट नहीं देंगे, टॉफी नहीं देंगे, उस दिन वो होमवर्क नहीं बनाएगा। इज इट राइट? यस सर। क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है ना कि डेली हम बनाएंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगा, और चॉकलेट की लालच की वजह से बना रहा है बेसिकली वो। तो ऐसे में बच्चा के छुछुंदर होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इज ओके? ग्रीडी हो जाएगा बच्चा, लालची हो जाएगा। जी नहीं हो जाएगा? यस सर। सो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एक्चुअली में। ऐसे में क्या होगा, रिस्पांस रेट स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा रिस्पांस करने का? नहीं, हर दिन करते हैं, हर दिन टॉफी मिलता है, आज नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, कल कर देंगे कल मिल जाएगा, परसों कर देंगे परसों मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट उस तरीके का नहीं रहता है जी, इंगेजमेंट उस तरीके की नहीं रहती है, क्यूरियोसिटी नहीं रहती है बच्चों का। तो इस तरीके से रिस्पांस रेट स्लो हो जाता है, और भूलने की रेट तो फास्ट रहता है। चूंकि रट क्या है, किसी तरीके से धरफड़ हलवा करके या लीजिए सर बना के लिया है, अब टॉफी दीजिए। तो इसलिए भूलने की जो दर है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में ज्यादा होते हैं, और रिस्पांस रेट स्लो हो जाता है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की एक मेजर इशू ये है कि बच्चा ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में बच्चे के हर एक रिस्पांस पे हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हर एक रिस्पांस पे क्या कर रहे होते हैं, उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं। उसके बाद आइए दूसरा जो टेक्निक है हमारा वो क्या है जी, दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। हाँ, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए कि हमने मान लीजिए कि कोई टेस्ट लिया है ABCD, है ना, ABCD कोई टेस्ट लिया गया है, कोई टेस्ट लिया गया है। इंटरवल को हमने फिक्स कर दिया है, हमने इंटरवल को फिक्स कर दिया। कैसे? पहले टेस्ट में जॉन टॉपर आएगा, उसको चॉकलेट मिलेगा। भैया दूसरे टेस्ट में हम चॉकलेट बकलेट कुछ नहीं देंगे, कोई टॉप करे कि नहीं करे। तीसरे टेस्ट में फिर जो टॉप करेगा हम उसको चॉकलेट देंगे। चौथे टेस्ट में जो टॉप करेगा नहीं करेगा हम चॉकलेट नहीं देंगे। अब पांचवें टेस्ट में अगर कोई टॉप करता है तो हम उसको चॉकलेट देंगे। बताओ इस तरीके की रीइंफोर्समेंट में क्या लिमिटेशंस आपने पाई, क्या अनफॉर्चुनेट देखा इसमें? आपने कुछ ऑब्जर्व किया? मतलब लर्नर ये समझेगा कि इस इंटरवल के बाद हमको मिलेगा ही, इस इंटरवल के बाद मिलेगा, ये बात तो तय हो गई। और दूसरी चीज ये भी तो है अनुला साहब कि ए वाले में मिला है, ए वाले में मिलेगा तो सब कोई ए वाले में मेहनत करेगा, बी वाला में मिलना ही नहीं तो मेहनत क्यों करेंगे? जी तो दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पे गैप हो जाएगा एक्चुअली में फिक्स्ड इंटरवल रेशियो में,
कि भाई आज वाले टेस्ट में मिलेगा तो सब कोई मर करके पूरा एकदम जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हैं, कल वाला टेस्ट में मिलवे ना करेगा, सब आराम से सुतल है, काला की पढ़ेंगे भाई जब चॉकलेट मिलना ही नहीं, रीइंफोर्समेंट मिलना ही नहीं। So basically ये फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट एक्चुअली में, तो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट में क्या है, इंटरनल एग्जाम में तो यही होता है कहीं कहीं। बिल्कुल। सो बेसिकली जिस दिन मिलना है उस दिन मेहनत करे, और जिस दिन ना मिलना है उस दिन क्या लगी मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो अर्थात मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए कहान जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसी के जो टाइटल है उसी में डिसाइड है, कह रहा है कि फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, अर्थात किसी निश्चित अवधि पर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, किसी निश्चित अवधि पर पुनर्वलित किया जाता है, अर्थात रीइंफोर्समेंट की अवधि को, पुनर्वलन की अवधि को फिक्स्ड कर दिया जाता है। हर दूसरे टेस्ट में, हर तीसरे टेस्ट में, हर चौथे टेस्ट में, हर पांचवें टेस्ट में। तो इस तरीके से जब हम इंटरवल फिक्स्ड कर देते हैं तो इस तरीके के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। इज इट ओके? इज इट ओके? चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, अब देखिए ए बाबू, पिछले वाले में कहा कि इंटरवल कैसा हो गया, इंटरवल को क्या कर दिए थे हम लोग, इंटरवल को क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरवल को क्या कर देंगे, वैरी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले टेस्ट में रीइंफोर्समेंट दिया गया, दूसरे में नहीं दिया गया, तीसरे में नहीं दिया गया, चौथे में दे दिया गया, फिर पांचवे में दे दिया गया, फिर छठे में दे दिया गया, फिर सातवें में दिया गया, आठवें में नहीं दिया गया, नौवें में दे दिया गया, 10वें में दे दिया गया, 12वें में दिया गया, 14वें में नहीं दिया गया। इस तरीके से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस टेस्ट में आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा और किस टेस्ट में रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। इज इट राइट? इज इट राइट? तो फायदा क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। फायदा क्या होगा, बच्चा हमेशा मेहनत करेगा। गुड गुड, इट्स गुड। बच्चा हर टेस्ट में तैयारी करेगा, पता नहीं कौन टेस्ट में रीइंफोर्समेंट मिल जाए भाई, किस टेस्ट में रीइंफोर्समेंट मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। हर टेस्ट में बच्चा मेहनत कर रहा है, तो बताओ लर्निंग आउटकम अच्छा होगा कि नहीं होगा जी? यस सर। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद 2 स्टेटमेंट लास्ट में देंगे, एकदम रामबाण हो जाएगा, इस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का काम खत्म हो जाएगा। तो वेरिएबल इंटरवल हो गया। ये बाबू ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ाए थे, सर ने क्या डिस्कस किया था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये देखो कि इंटरवल फिक्स्ड है कि इंटरवल वेरी कर रहा है, बस दैट्स ऑल, इतनी सी तो बात है। एक जगह इंटरवल फिक्स्ड है, एक जगह इंटरवल क्या हो रहा है, एक जगह इंटरवल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। और कंटिन्यूअस वाले में देखा है कि हर टेस्ट में क्या किया गया है जी, हर टेस्ट में क्या किया गया है, लगातार रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, हर टेस्ट में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। अब आइए फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। एक मिनट, एक चीज मैं भूल जाऊं, लास्ट में कंक्लूड करते समय जरा नोट ही कर लेने दीजिए, दिमाग में चल रहा है तो। हाँ चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। ए बाबू, इसमें रेशियो को क्या कर दिया गया है जी, रेशियो को क्या कर दिया गया है जी, रेशियो को क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 टेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 टेस्ट हुए हैं, ये 5 गो टेस्ट हुआ है, ए बी हैं और सी, ये 3 जो है क्लास के छात्र हैं, लड़के हैं या लड़कियां, ये तीनों हैं। अब टेस्ट में क्या हुआ एक्चुअली में कि पहले टेस्ट में
देखा पहले टेस्ट में ए जो है वो टॉपर निकला, दूसरे टेस्ट में सी टॉपर निकला, तीसरे टेस्ट में बी टॉपर निकल गया और चौथे टेस्ट में फिर ए टॉपर निकल गया। कौन टॉपर निकल गया? ए बाबू कौन टॉपर निकल गया? ए टॉपर निकल गया। फिर पांचवें टेस्ट में सी क्या हो गया जी? सी क्या हो गया? टॉपर निकल गया। तो अब क्या हुआ चौथे टेस्ट में जब ए जो है टॉपर निकल गया तब ए टोटल देखिए क्या बार टॉपर हो गया? ए क्या बार टॉपर हो गया? 2 बार टॉपर हो गया। 2 बार। अब 2 बार टॉपर हो गया तो ए को रीइंफोर्समेंट दे दिया जाएगा। अब फिर पांचवें टेस्ट में सी टॉपर हो गया तो सी टोटल क्या बार टॉपर हो गया? 2 बार। 2 बार हो गया। तो अब सी को क्या करते हैं हम? अब सी को क्या कर देते हैं जी? सी को क्या कर देते हैं? रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। ये बाबू बात समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बात समझ में आ रही है? When behavior is occurs after that reinforce. एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि हर लोगों की जो रेशियो है कि आप इतना बार परफॉर्म करिएगा तो हम आपको रीइंफोर्समेंट देंगे। यानी कि जो रीइंफोर्समेंट को जो है वो फिक्स्ड मात्रा में करने पे दिया जाएगा। अर्थात आप 5 बार टॉपर करेंगे तब आपको मिलेगा, फिर 5वीं बार कोई टॉप कर गया तो फिर उसको मिल जाएगा, फिर 5 बार कोई और टॉप किया तो फिर उसको मिलेगा। यानी कि जो रेशियो है ना उसको फिक्स्ड कर दिया गया है कि जो भी आदमी 2 बार टॉप कर जाएगा उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, या जो भी आदमी 5 बार टॉप कर जाएगा हम उसको रीइंफोर्समेंट दे देंगे, या जो भी 5 बार या 2 बार रीइंफोर्समेंट कर जाएगा हम उसको दे देंगे। तो एक्चुअली में फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर रहे हैं कि रेशियो को क्या कर दे रहे हैं कि फिक्स्ड कर दे रहे हैं कि आप इतना बार परफॉर्मेंस करिएगा तो आपको रीइंफोर्समेंट देंगे। इज इट ओके? यानी सर जो नंबर ऑफ टेस्ट जो सबसे ज्यादा पास करेगा उसको दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब हमने ये तय कर रखा है कि हर आप लोगों में से जितने बच्चे हैं जब कोई भी 2 बार टॉपर बनेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट दे देंगे। आज जो है एग्जांपल दिया कि आज की टेस्ट में ए जो है वो टॉप कर गया था, फिर चौथे टेस्ट में ए ने टॉप कर गया, तो अब चूंकि ए 2 बार टॉप कर दिया गया है तो ए को रीइंफोर्समेंट दे दिया गया। फिर 5वें टेस्ट में सी टॉप कर गया है, इससे पहले भी टॉप किया हुआ है वो, तो 2 बार हो गया, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं जी? 2 बार हो गया तब हम उसको क्या कर रहे हैं? रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। मतलब ये हो गया, देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मतलब ये हो गया कि हम फिक्स्ड कर रहे हैं कि आप इतना बार परफॉर्म करेंगे तब हम आपको रीइंफोर्समेंट देंगे, है ना। उसके बाद लास्ट आइए वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, और स्किनर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में आई थिंक 4-5 बार आपको मिलेगा जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट स्किनर के मुताबिक सबसे बेस्ट किस्म का रीइंफोर्समेंट, सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट किस्म का है, सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट है। ए बाबू, सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट है, सबसे बेस्ट किस्म का रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए ना, मछली मारे गए वो बंसी से मछली मारते हैं ना भाई जी। यस सर। अब जा करके हम भर दिन बैठल हैं पानी में, वो बंसी डाल करके हमरा एको को नहीं फंस रही है मछली, यहाँ अल्लाह गए न गए फटाफट मछली पीटना शुरू कर दिए उसी समय से, जबकि मैं सुबह से बैठा हूं, मुझे पकड़ा ही नहीं रही है, और आप लोग जो है फटफट मारे जा रहे हैं मछली जी। उसी तरीके से आया कोई पत्ती खेलने के लिए जी, पत्ती खेलते हैं ना भाई, पत्ती, ताश, जुएरी सब। यस सर। जुएरी सब बैठता है, ताश खेलने लगी। अब कोई आता है शुरू से पीटना शुरू कर देता है लोगों को। कोई बेचारा भर दिन से बैठल है, घर बिछ गया, द्वार बिछ गया, और पेपर की सुर्खियां बनता है कि किसी ने वाइफ बेच दी, किसी ने कार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, लेकिन वो नहीं जीत पाता है। कोई शुरुआती से बैठता है, उसी समय से गर्दा उड़ाने लगता है।
नहीं जी, उसी समय से गर्दा उड़ाने लगता है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि अगला बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। एजुकेशन में देखिए आप, आज टेस्ट हुआ, हम एक बार परफॉर्म किए, हमारा मिल गया रीइंफोर्समेंट। अल्लाह आज से 10 बार पहले टॉपर बन चुके हैं, लेकिन बेचारा को एको बार नहीं मिला। हसनैन 3 बार टॉप किया, उनको रीइंफोर्समेंट मिल गया। राजीव बेचारा 18-19 बार जो है टॉप करके, लेकिन उनको नहीं मिला। बात समझ रहे हो? वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट में रेशियो तय नहीं है। कोई 1 बार रीइंफोर्स करता है तो किसी को मिल जाता है, कोई 50 बार रीइंफोर्समेंट करता, कोई 50 बार परफॉर्म करता है तो नहीं मिलता है, मे भी नहीं मिले। अब कोई 100 बार परफॉर्म करे तो मे भी कि ना मिले। अब कोई 1 बार बैठा और मिल गया। बात समझ रहे हो? तो वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट में कोई भी चीज तय नहीं होता एक्चुअली में, कि कब किसको क्या मिलना है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जांपल हम दिए, तो ये है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, सबसे बेहतर किस्म का है, जहां पे लर्नर प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता है, एक्चुअली में प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता है। बिहेवियर इज रीइंफोर्समेंट आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स ऑफ टाइम। कोई पता नहीं है, कोई था नहीं है कि कब, कितने बार, कैसे करने से किसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इस बात की कोई भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल जी, कोई भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पूरी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में लर्नर्स बहुत मेहनत कर रहा है, सब कोई इंटरेस्ट लगाए हुआ है। भैया कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं है बेसिकली। तो ये है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, जो अकॉर्डिंग टू स्किनर सबसे बेहतरीन किस्म का रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है बेसिकली। कोई दिक्कत? बातें समझ में आई जी? यस सर। अब देखिए 2 बातें मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो फिर इस पे बात होगी। और स्किनर की थ्योरी में अभी और भी बात है जो कि कल होनी है बेसिकली। 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, एकदम दिमाग से में रखिए उस चीजों को। देखिए, फिक्स्ड की अपेक्षा वेरिएबल वाला जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होगा, तो फिक्स्ड की अपेक्षा वेरिएबल वाला अच्छा होगा। फिक्स की अपेक्षा वेरिएबल वाला अच्छा होगा। पहला नंबर बात ध्यान में रख लीजिए, फिक्स की अपेक्षा वेरिएबल वाला अच्छा होगा बेसिकली। दूसरी बात ये, रेशियो वाली की जब अच्छा, इंटरवल और रेशियो में कौन अच्छा होगा, तो याद रखिए रेशियो वाला अच्छा होगा। यस, बस यही 2 बात याद रखिएगा, एकदम आपसे सवाल बनेगा। पहला बात, फिक्स की अपेक्षा वेरिएबल वाला अच्छा होगा, और इंटरवल की अपेक्षा रेशियो वाला अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। टाइम है तो थोड़ा सा ये बता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है। और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई JRF क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।